1980 को एक ऐसा हादसा हुआ जिससे पूरा देश सन्न रह गया। राजधानी दिल्ली ने इस दिन से पहले किसी शव यात्रा में शायद ही इतना बड़ा जन सैलाब कभी देखा था। ये शव यात्रा थी कांग्रेस के युवराज संजय गांधी की। नमस्कार, मैं हूं दृष्टि झा और रैड नेटवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रैड नेटवर्क के पॉलिटिकल किस्से की इस खास सीरीज में आज हम आपको बताएंगे संजय गांधी की दुर्घटना में हुई मौत और उनकी मौत पर तत्कालीन प्रधानमंत्री और उनकी मां का क्या कहना था और उनके शव यात्रा की पूरी कहानी। रफ्तार की रोमांच किसे पसंद नहीं, ज्यादातर लोग इसे पसंद करते हैं। आयरन लेडी के नाम से मशहूर इंदिरा गांधी के दोनों बेटे संजय गांधी और राजीव गांधी, दोनों को ही रफ्तार और रोमांच से बेहद लगाव था। बचपन से ही दोनों को कार और प्लेन से बेहद लगाव था। दोनों ही हवा से बातें करने का मौका कभी नहीं गंवाते थे, लेकिन फर्क इतना था कि राजीव गांधी कायदे और कानून का पालन करते थे, वहीं संजय गांधी अपनी ही मर्जी के मालिक थे। जानकार कहते हैं कि संजय गांधी प्लेन को भी कार की तरह चलाया करते थे। स्टंट करना उनका सबसे पसंदीदा शौक हुआ करता था और जब वो पायलट की सीट पर होते थे तो उनका प्लेन हवा से बातें करता था। खुले आसमान में कलाबाजियां खाना उनका सबसे पसंदीदा शौक था। अपने इसी शौक को पूरा करने के लिए उन्होंने विमान उड़ाने का लाइसेंस भी लिया था। 1976 में उन्हें हल्के विमान उड़ाने का लाइसेंस मिला, लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार खत्म होने के बाद उनका ये लाइसेंस रद्द कर दिया गया और जब दोबारा से इंदिरा गांधी की सरकार सत्ता में आई तो उन्हें ये लाइसेंस दोबारा मिला। ये बात 1977 की है। इंदिरा गांधी के राजनीतिक गुरु स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी काफी लंबे समय से विदेश से हवा में कलाबाजियां खाने वाला विमान आयात करना चाहते थे और फिर उन्होंने खास तौर पर हवा में कलाबाजियां खाने के लिए बनाया गया प्लेन पिट्स S-2A आयात करने का फैसला किया। लेकिन जनता सरकार के दौर में उन्हें इस 2 सीटर विमान को भारत लाने की इजाजत नहीं मिली। इमरजेंसी के बाद आखिरकार 1980 में इंदिरा गांधी दोबारा सत्ता में आई और मई 1980 में जाकर भारत के कस्टम विभाग ने उसे भारत लाने की मंजूरी दी। आकाश में कलाबाजियां खाने वाला प्लेन पिट्स S-2A को मई 1980 में आयात करने की मंजूरी मिलने के महज कुछ दिन बाद ही स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने उसे आयात कर लिया। कहते हैं इस छोटे विमान को उड़ाने का संजय गांधी में इतना क्रेज था कि दिल्ली के सफदरगंज हवाई अड्डे पर बहुत जल्दीबाजी में इसे असेंबल किया गया और फिर इसे दिल्ली के फ्लाइंग क्लब को दे दिया गया। संजय गांधी इसकी टेस्ट उड़ान भरना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से उन्हें इसकी इजाजत नहीं मिली। 30 जून 1980 को क्लब के इंस्ट्रक्टर ने इसे उड़ाकर देखा। 21 जून को पहली बार संजय गांधी ने विमान का ट्रायल किया। 22 जून को वो पत्नी मेनका गांधी, मां इंदिरा गांधी, R.K. धवन और गुरु धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के साथ करीब 40 मिनट तक दिल्ली के आसमान में उड़ते रहे। अगले दिन 23 जून को माधवराव सिंधिया संजय गांधी के साथ पिट्स की उड़ान भरने वाले थे, लेकिन संजय सिंधिया की बजाय दिल्ली फ्लाइंग क्लब के पूर्व इंस्ट्रक्टर सुभाष सक्सेना के घर जा पहुंचे और वहां उन्होंने उनसे कहा कि वे इनके साथ फ्लाइट्स पर चलें। संजय अपनी कार पार्क करने चले गए और इंस्ट्रक्टर सक्सेना फ्लाइंग क्लब पहुंच गए। उन्होंने अपने सहायक को यह कहकर घर भेज दिया कि वो 10-15 मिनट में घर पहुंच जाएंगे। वे वहां चाय पी ही रहे थे कि इतने में एक प्यून आया और बोला कि संजय फ्लाइट में बैठ चुके हैं और उन्हें तुरंत बुला रहे हैं। कैप्टन सक्सेना फ्लाइट के अगले हिस्से में बैठे थे और संजय पिछले हिस्से में बैठकर फ्लाइट को कंट्रोल कर रहे थे। सुबह के ठीक 7:58 पर उन्होंने टेक ऑफ किया। उड़ान से संबंधित तमाम सुरक्षा नियमों की परवाह किए बिना संजय गांधी रिहायशी इलाके के ऊपर ही कलाबाजियां खाने लगे। अब तक वे 3 बार विमान से कलाबाजियां खा चुके थे और चौथी बार कलाबाजियां लगाने की तैयारी में ही थे कि विमान के इंजन ने काम करना बंद कर दिया। विमान में सवार कैप्टन सक्सेना के सहायक ने नीचे से देखा कि पिट्स तेजी से मुड़ा और नाक के बल जमीन से जा टकराया। विमान मलबे की शक्ल में जमीन पर था और उससे गहरा काला धुआं उठ रहा था।
कंट्रोल टावर में बैठे विमान पर नजर रख रहे लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए थे। विमान अशोका होटल के पीछे गिरा था। कैप्टन सक्सेना के सहायक ने उसी ओर अपनी साइकिल दौड़ा दी और पागलों की तरह चलाता हुआ वह सबसे पहले घटना स्थल पर जा पहुंचा। बिल्कुल नए पिट्स 2 सीटर के पर खच्चे उड़ गए थे और उससे गहरा काला धुआं निकल रहा था। हालांकि उसमें आग नहीं लगी थी। सक्सेना के सहायक ने देखा कि संजय गांधी का शव विमान से 4 फीट की दूरी पर गिरा था और कैप्टन सक्सेना के शरीर का निचला हिस्सा मलबे में दबा था, लेकिन सर बाहर निकला था। इधर प्रधानमंत्री के निवास पर उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह एक अकबर रोड पर बैठे इंदिरा गांधी से मिलने का इंतजार कर रहे थे। उनको पता चला कि इंदिरा के सहायक आर.के. धवन किसी से कह रहे थे कि बहुत बड़ा हादसा हो गया है। बिखरे हुए बालों में इंदिरा बाहर निकली और घबराकर धवन के साथ एम्बेसडर में बैठकर घटना स्थल के लिए रवाना हो गई। तब वीपी सिंह भी वहां पहुंचे। तब दोनों शवों को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस में रखा जा रहा था। इंदिरा गांधी खुद एम्बुलेंस में चढ़ गईं और राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंची। वहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद सबसे पहले अस्पताल पहुंचने वालों में अटल बिहारी वाजपेयी और चंद्रशेखर थे। इस समय इंदिरा गांधी ने काला चश्मा लगा रखा था। रुमाल से थोड़ी थोड़ी देर बाद वह अपने आंसू पोंछ रही थी। इंदिरा गांधी को अकेले खड़े देख वाजपेयी ने उनसे कहा, इंदिरा जी, इस कठिन मौके पर आपको बहुत साहस से काम लेना होगा। इंदिरा ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वाजपेयी की तरफ से इस अंदाज से देखा मानो यह कह रही हो कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। तब वाजपेयी थोड़े से विचलित हुए और सोचने लगे कि उन्होंने इंदिरा से यह कहकर कोई गलती तो नहीं कर दी। इसके बाद इंदिरा चंद्रशेखर की तरफ मुड़ी और उन्हें एक तरफ ले जाकर बोली कि मैं कई दिनों से आपसे असम के बारे में बात करना चाह रही थी। वहाँ हालात बहुत गंभीर हैं। इस पर चंद्रशेखर ने कहा कि इसके बारे में बाद में बात करेंगे। इंदिरा ने जवाब दिया कि नहीं, ये मामला बहुत महत्वपूर्ण है। हैरान परेशान चंद्रशेखर की समझ में ही नहीं आ रहा था कि एक माँ कैसे असम के बारे में बात कर सकती है, जबकि उसके बेटे का शव बगल के कमरे में पड़ा हुआ है। पुपुल जयकर की किताब के मुताबिक शाम को जब अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर और हेमवती नंदन बहुगुणा मिले तो वाजपेयी ने टिप्पणी की, या तो उन्होंने दुख को आत्मसात कर लिया है या फिर वो पत्थर की बनी है। वो शायद यह सिद्ध करना चाह रही है कि इस कठिन घड़ी में भी वह असम और भारत की समस्याओं के बारे में सोच रही हैं। अस्पताल में उनके पीछे पीछे पहुंचे विश्वनाथ प्रताप सिंह को भी देखकर इंदिरा गांधी ने उन्हें तुरंत लखनऊ लौटने का निर्देश दिया और कहा कि वहां पर इससे बड़े मसले हल करने के लिए पड़े हैं। इंदिरा गांधी कमरे में ही खड़ी रही। उधर हादसे की खबर सुनकर मेनका गांधी अस्पताल पहुंच गई। मेनका गांधी को देखकर इंदिरा गांधी कमरे से बाहर आई, उन्हें दिलासा दिया और उन्हें बगल वाले कमरे में बैठकर इंतजार करने को कहा। संजय के शव के पास ही खड़ी रही जब तक डॉक्टर संजय के शत विशत शव को ठीक करने की कोशिश करते रहे। डॉक्टरों से कहा, मुझे संजय के पास अकेला छोड़ दो। इतना कुछ हो जाने के बावजूद इंदिरा गांधी ने कैप्टन सक्सेना की पत्नी और मां को भी दिलासा दिया। संजय के शव को ठीक करने में डॉक्टरों को 3 घंटे लग गए। जब काम पूरा हो गया तो इंदिरा ने उन्हें कहा, अब आप मुझे अपने बेटे के पास कुछ मिनटों के लिए अकेला छोड़ दीजिए। डॉक्टरों ने मना किया तो इंदिरा सख्ती से पेश आईं और उनके जाने के बाद 4 मिनट बाद वह कमरे से बाहर निकली। इसके बाद वह मेनका के पास गई और मेनका के सर पर हाथ रखकर कहा कि संजय अब इस दुनिया में नहीं है। संजय गांधी के शव को इंदिरा गांधी के निवास पर लाया गया। उसे बर्फ की सिल्लियों की एक प्लेटफॉर्म पर रखा गया था। अभी भी संजय की आंख और सर पे पट्टी बंधी हुई थी और नाक बेहद बुरी तरह से कुचला हुआ था। अगले दिन अंतिम संस्कार के समय पूरे समय इंदिरा मेनका का हाथ अपने हाथ में लिए रही। 25 जून को संजय की अस्थियों को घर लाकर एक अकबर रोड के लॉन में रखा गया। इंदिरा अपने को रोक नहीं पाई और उनकी आंखों से आंसू की धारा बह निकले।
कई किताबें लिखी गई हैं इस हादसे पर। राज थापर ने अपनी किताब ऑल दीज ईयर्स में लिखा है, संजय की मौत पर लोग रोए और पूरा देश गमगीन हो गया, क्योंकि यह एक दुखद घटना तो थी, लेकिन इसे विडंबना ही कहिए कि इसके साथ ही लोगों में एक अजीब किस्म की राहत भी थी, जिसे पूरे भारत में महसूस किया गया। सालों बाद इंदिरा गांधी के चचेरे भाई और अमेरिका में भारत के राजदूत रहे बीके नेहरू ने अपनी किताब नाइस गाइज फिनिश सेकंड में इस घटनाक्रम का उल्लेख विस्तार से किया है। रैड नेटवर्क के पॉलिटिकल किस्से की इस विशेष सीरीज में आज के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे एक नए किस्से के साथ। तब तक आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है। हमें लाइक करिए और हमें सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए गुड बाय।